इसको अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो कभी भी हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था नहीं। फिर एक बार स्टूडेंट्स के साथ कोई डिस्कशन हो रही थी। वो डिस्कशन ये थी कि हम लोग कौन हैं, एथिकली एथनिकली हमारा ओरिजिन क्या है हमारे देश का। तो एक स्टूडेंट था मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसने कहा कि सर हम आर्यंस की संतान हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि ये बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। अब मैंने उससे पूछा कि जो तुम ये बात कर रहे हो कि हम आर्यंस की संतान हैं, तो उसके पीछे तुम्हारा क्या रीज़न है बोलने का। जी। तो उसने कहा सर मुझे ये नहीं पता कि क्या कारण है, लेकिन मेरा ही मानना है कि हम आर्यंस की संतान हैं जो बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक लंबे समय तक रूल किया था। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि अगर कभी भी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही इंटरेक्ट करता रहा हूँ हमेशा से, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है तो इसका मतलब है कि ये बचपन में उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है जब वो अपना माइंड नहीं बना सकता था और उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो पहला टाइम था जब मैंने हिस्ट्री बुक्स को पढ़ना शुरू किया। और ये वो हिस्ट्री बुक्स थी जो 2005-2006 में जब यूपीए 1 वाली सरकार बनी थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इन बुक्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब जब मैंने बुक्स देखनी शुरू की तो मुझे कुछ जगह पे लगा कि शायद मेरी हिस्ट्री की नॉलेज गलत है और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स मार्क करने शुरू किए जहाँ पर मुझे लगता था कि गलत हो सकते हैं, और फिर उनकी मैंने आरटीआई एप्लीकेशंस बनाकर डालनी शुरू कर दी। एनसीईआरटी को आरटीआई एप्लीकेशंस भेजे। ये लगभग 110 एप्लीकेशंस थे जिनमें मैंने एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग डाली थी। और इनमें मेरा एक ही पॉइंट था, मैं सबसे ये जानना चाहता था कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक मेरे पास ये अमीर खुसरो का एक कोटेशन है जो 7वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है इन्होंने। एक कोटेशन मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये है जी, 7वीं क्लास पेज नंबर 10 पर है ये। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land, सिंधी, लाहौरी वगैरह वगैरह। तो उसकी एक कोटेशन है अमीर खुसरो की जो 13th सेंचुरी का था। तो मेरी एप्लीकेशन ये थी कि ये जो आपने डाला है यहाँ पर एनसीईआरटी में, इसको क्योंकि मूल तो उसका पर्शियन में उसने लिखी थी, कि पर्शियन से किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, किसने डाला, और फिर किन्होंने इसकी वेटिंग की कि हमें ये वाला जो मैटर है ये बच्चों को पढ़ाने के लिए डालना चाहिए। तो एनसीईआरटी की जो मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई 110, सारी का जवाब आया, और सबका जवाब एक स्टैंडर्ड आंसर था कि हमें नहीं पता, कि हमारे डिपार्टमेंट में इसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो वो पहला एक ऐसा इंडिकेशन था जिससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि एनसीईआरटी ने ये रास्ता बंद कर दिया है, तो मुझे अपने आप चेक करना पड़ेगा कि जो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो ठीक है या उसमें कुछ गलतियाँ हैं। जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया कि जो एनसीईआरटी की किताब में दिया है वो क्या है और जो एक्चुअल जो ओरिजिनल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, तो मैंने देखा इनमें बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। फिर इसके लिए मेरे यहाँ पर 2 मित्र थे हमारे चंडीगढ़ में, उनके साथ मिलके हमने एक पटिशन तैयार किया, और उस रिट पटिशन को हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाला। और वहाँ पर हमने ये पटिशन की कि ये जो किताबें पढ़ाया जा रहा है इन किताबों में, ये गलत है और इसको ठीक किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरा हिस्ट्री में जो रुझान कह सकते हैं या मेरी जो इंटरेस्ट है, ये काफ़ी देर बाद डेवलप हुआ था। तो जब वो पटिशन वहाँ डाली हमने, पटिशन बहुत बड़ी थी, लगभग 1300 पेजेस की पटिशन थी वो, क्योंकि हमने जो एनसीईआरटी के डॉक्यूमेंट्स और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कंपाइल करने के बाद ये पटिशन फाइल किया था। तो अब
जो कोर्ट थी, जो जज थे, उन्होंने कहा कि आप ये जो पटिशन है इसे एनसीईआरटी को भेजिए, इसको एज अ पटिशन एनसीईआरटी के पास ले जाइए। अगर वो आपके चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप फिर हमारे पास आइए, देन यू कैन फाइल अ फ्रेश पिटिशन। तो हमने एनसीईआरटी को ये पिटिशन भेजा। एनसीईआरटी ने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन काफ़ी समय बीतने पर भी जब कोई रिएक्शन नहीं मिला, तो हमें एनसीईआरटी को एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाना पड़ा ये जानने के लिए कि जो पिटिशन हमने दी थी उसका क्या हुआ है। तो तब उन्होंने बताया कि क्योंकि ये जो किताबें लगी हुई हैं, इनकी सारी की सारी हिस्ट्री जो लिखी गई थी वो जेएनयू से या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस ने लिखी थी, तो आपकी पिटिशन उन्हें भेजी जा चुकी है। अब वो डिसाइड करके बताएंगे कि क्या ठीक है या क्या गलत है। तो फिर हमने ये जो किताब है ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक वो लिखी, और ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक इसका नाम रखने का पर्पज़ यही था कि हमारा इतना बड़ा देश है, कहने को हम डेमोक्रेटिक भी हैं, सेकुलर भी हैं, सॉवरन भी हैं, रिपब्लिक भी हैं, लेकिन इस रिपब्लिक को सेंट्रल गवर्नमेंट के टूल्स यूज़ करके, जिन्हें हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करके बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसलिए हमने इसका नाम ब्रेन वॉश रिपब्लिक रखा था। ये ब्रीफ में ओवरव्यू है कि किस तरह से इस किताब की शुरुआत हुई थी। अब आज जो मैं टॉपिक आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो है हमारे देश में आज बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हर देश में होती हैं वो। इन प्रॉब्लम्स का जेनेसिस समझना कि कैसे शुरू हो रही है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने जब इनको स्टडी करना शुरू किया हिस्ट्री की किताबों को, तो मुझे एक चीज़ जो स्ट्राइक कर रही थी वो ये थी कि इन किताबों में हमारे देश के बारे में, हमारी जितनी ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो सिविलाइजेशन रही है, उसके बारे में हर एक चीज़ नेगेटिव दी गई है। दुनिया भर में जब भी कभी हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती हैं तो उनके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है अपने देश के बच्चों को अपने देश की हिस्ट्री के बारे में बताना। दूसरा होता है कि उस हिस्ट्री को इस तरह से प्रेजेंट करना कि बच्चे उसको पढ़ें और उनमें एक गर्व की फीलिंग आए, कि उनको गर्व हो कि हम इतने बड़े, इतने महान देश के नागरिक हैं और ये हमारी धरोहर है या एक हमारा एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। इसके लिए कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ भी बोला जाता है, जिसे मैं एक्सेप्ट भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि कई बार अपना ये नैरेटिव, जैसे हम ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं, उसे बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, और दुनिया भर की जो हिस्ट्री बुक्स हैं उनमें ये काम किया भी जाता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप अमेरिका का एग्जांपल ले लें, तो जो आज अपने आप को अमेरिकन्स कहते हैं, उन्होंने जो ओरिजिनल अमेरिका के इनहेबिटेंट्स थे, जिन्हें हम वहाँ के मूल निवासी कह सकते हैं, उनका लगभग समूल विनाश करके 97% जो ओरिजिनल अमेरिकन्स थे उनको ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया, उनका जेनोसाइड किया है, और आज उनको मारने के बाद इन्होंने एक अमेरिका बनाया है। लेकिन जब वो अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको हमेशा डाउन प्ले किया जाता है, इनके बारे में बात नहीं की जाती, और ये बताया जाता है कि हम एक बड़ा महान देश थे और हमने इस देश को महान बनाया है। अब लाइकवाइज अगर आप दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ पाकिस्तान का लेता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो 1947 में बना और लाखों लोगों के मर्डर होने के बाद बना। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जो देश बना इतने लोगों की हत्या के बाद, वो भी अपने आप को बहुत महिमा मंडित करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाते हैं कि हमारी तो बड़ी महान सिविलाइजेशन है। तो ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती है, उनका एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश की जो किताबें हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें बिल्कुल उल्टा काम किया जा रहा है कि हमारे बच्चे जब इन किताबों को पढ़ते हैं तो उनके माइंड में अपने देश के लिए पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि जानबूझ के इस तरह की चीज़ें चुन के डाली गई हैं जो नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव इमेजेस को, नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करती हैं।
उसके मैं आपके साथ 2-3 एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहला तो यही जो मैं आपको कह रहा था कि अमीर खुसरो का एक कोट डाला हुआ है 7वीं क्लास के पेज नंबर 10 पर। इसमें जब वो स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं, इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ द लैंड। ये स्टार्ट कर रहे हैं उसे। अब जो ओरिजिनल इसकी ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलती है, जो आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने की थी। 2 ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, एलियट एंड डाउसन नाम के, उन्होंने इनकी ट्रांसलेशन की थी इसी अमीर खुसरो की जो किताब है। वो स्टार्टिंग में क्या बताते हैं, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ वर्ड रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस। तो आप ये पहला अगर एक सेंटेंस देखेंगे कि वो हिंद यानी हिंदुस्तान की बात कर रहा है, और साथ ही वो कह रहा है कि मैं यहाँ की लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक सेंटेंस जो ये बताता है कि इंडिया की लैंग्वेज की प्रेज है, उसे एनसीईआरटी ने जानबूझ के हटा दिया है और स्टार्ट करते हैं अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एक जो नैरेटिव है वो ये कहना चाहते हैं, बच्चों के माइंड में इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो देश है कभी भी यूनिफाइड नहीं था। आपने आजकल सुना होगा अर्बन नक्सल्स के बारे में, नक्सलिज्म या माओइज्म के बारे में। तो माओइस्ट्स का एक क्लेम ऐसा है कि ये देश कभी भी यूनाइटेड नहीं था अंग्रेज़ों से पहले, ये तो अंग्रेज़ों ने उसको ज़बरदस्ती यूनाइट किया है। अब ये एक झूठ है, हम उसको विद डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, विद प्रूफ देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए दोनों में कितना ज़्यादा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि वो अमीर खुसरो एक मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान की प्रेज़ कर रहा है, यहाँ की लैंग्वेजेस की प्रेज़ कर रहा है, लेकिन एनसीईआरटी अपनी किताब में ये सेंटेंस जानबूझ के हटा देती है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो अमीर खुसरो का ही कोट उठाते हैं, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन सदर्न कर्नाटक, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, मालाबरी इन तमिलनाडु, गौड़ी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। इतना उन्होंने फिर आगे अमीर खुसरो का कोट एज इट इज उठा लिया। फिर कोट को ब्रेक करके एनसीईआरटी ने अपनी कमेंट्री डाली। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। ये उनका नैरेटिव है कि संस्कृत यहाँ को बिलोंग नहीं करती, ये जो ब्राह्मण थे वो बाहर से लेके आए थे। लेकिन ओरिजिनल में जो अमीर खुसरो बात बोल रहा है वो क्या है, दीज आर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ हिंद विच फ्रॉम एंशिएंट टाइम हैव बीन अप्लाइड, बट देयर इज अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन द अदर्स विच ऑल द ब्राह्मण्स यूज, इट्स नेम ऑफ ओल्ड इज संस्कृत। तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्लियरली ये स्टेट करता है कि संस्कृत भी इसी देश की भाषा है और बहुत पुरानी भाषा इसी देश की यहाँ के लोगों में यूज़ की जाती है। तो यहाँ इतने एक छोटे से पैराग्राफ में आपको 2-3 चीज़ें समझ में आएंगी। पहली ये कि वो इंडिया की जो यूनिटी है उसको दिखाना नहीं चाहते, उसको डाउन प्ले करना चाहते हैं। दूसरा वो ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए थे, और तीसरा वो ये इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि संस्कृत इस देश की लैंग्वेज नहीं है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप सिर्फ अमीर खुसरो वाली ही ट्रांसलेशन देख लें तो उन तीनों को वो निगेट कर देती है, वही बता देता है कि यहाँ पर एनसीईआरटी झूठ बोल रही है। फिर इस कोट से अगले पेज पर ही वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू रिमेंबर व्हाट अमीर खुसरो हैड टू से रिगार्डिंग संस्कृत, नॉलेज एंड ब्राह्मण्स। ये अप्लाइड साइकोलॉजी का एक रूल होता है कि अगर आपने प्रोपेगेंडा करना है, बच्चों को ब्रेन वॉश करना है, बच्चों पे स्पेशली काम करता है, वैसे बड़ों पर भी काम करता है ये, तो आपको क्या करना चाहिए कि उन्हें पहले कोई इन्फॉर्मेशन फीड की जाए और फिर इमीडिएटली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि क्योंकि आपने अभी अभी उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है तो उनके माइंड में है, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर देंगे, और जब भी वो आंसर देते हैं तो उनको एक ओनरशिप मिलती है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को जानता हूँ, ये आंसर मैंने दिया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो उनके अंदर वो मन में वो इंटरनलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों के मन में पूरी तरह बैठ जाएगा
कि जो ब्राह्मण थे वो हिंदुस्तान के ही थे और संस्कृत यहाँ की नहीं थी, और ये देश बंटा हुआ था, अलग अलग भाषाएं होती थी इसमें। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका अगर आपने ओरिजिन समझना है तो हमें उस समय पीछे जाना पड़ेगा जब अंग्रेज यहाँ पर रूल किया करते थे। अंग्रेज जब यहाँ इंडिया में आए तो उनके पास वेपन्स अच्छे थे, उन्होंने यहाँ पर चालबाजियाँ करके अलग अलग स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। अब जब उन्होंने यहाँ एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उनको कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मिलनी शुरू हुई, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम संस्कृत लैंग्वेज का ही ले सकते हैं। उन्होंने देखा कि जो ये संस्कृत लैंग्वेज है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी वोकैबलरी, इसकी सिंटैक्स, इसकी जो ग्रामर है वो इतनी रिच है, इतनी बड़ी है और इतनी महान है कि वो इसको देख के बहुत हैरान हो गए स्टार्टिंग में। अब एक ग्रुप ऐसा था जो स्कॉलरली था, जिन्हें लगा कि इतनी महान सिविलाइजेशन में वो पहुंच गए हैं, जिनके पास इतनी डेवलप्ड, इतनी परिष्कृत लैंग्वेज है, तो वो इसको रिस्पेक्ट करने लगे। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जिन्हें समझ में आ गया कि अगर हम संस्कृत का महिमा मंडन करेंगे तो हमारी अपनी सिविलाइजेशन को नीचा माना जाएगा, उसको इन्फीरियर माना जाएगा। तो उन्होंने संस्कृत को डाउन प्ले करना शुरू किया। अब इन दोनों का ये मानना था कि संस्कृत सुपीरियर तो है, लेकिन एक तरफ जो ऑनेस्ट वाले थे उनका ज़्यादा जोर चल नहीं पाया। जो जोर चला वो दूसरी कैटेगरी का था, जिसमें मैक्सिमम क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जिनका ऑब्जेक्टिव था कि हमने यहाँ पर सबको क्रिश्चियनाइज करना है। तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई, वो थ्योरी आज भी पढ़ाई जाती है, जिसे लिंग्विस्टिक थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ मिलती जुलती है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो उन्होंने इसको एक फैमिली बना दिया, एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस बना दिया, जिसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहा जाने लगा। तो एक तरह से उन्होंने संस्कृत को अपने साथ जोड़ लिया, ताकि वो जो गर्व होगा संस्कृत का वो यूरोपियंस के साथ भी जुड़ सके। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आज से लगभग 100 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी हो गई, उनको खोद के निकालना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों के लिए एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जिस संस्कृति का, जिस सिविलाइजेशन का को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो फिर से बहुत एडवांस थी। अगर आप हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग है उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूरोप के उस टाइम के सारे शहरों से बहुत ज़्यादा एडवांस थी वो। अब ये अंग्रेज़ों के लिए एक बार फिर से शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन पे हमने कब्जा कर रखा है उनके पास इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हो। संस्कृत तो भाषा थी, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, और अब यहाँ पर एक पूरे का पूरा शहर था। इनिशियली तो एक ही शहर मिला था उन्हें, आज सैकड़ों हो गए हैं। अब उनको इसके साथ भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना था, तो उन्होंने एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट की। इस थ्योरी को कहा जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे वो विदेशी थे, बाहर से आए थे। अब अंग्रेज़ों ने ये इसमें थ्योरी जो बनाई वो ये थी कि या तो कहीं यूरोप से आए थे और या कहीं मिडल ईस्ट एशिया से आए थे। आपको ध्यान ये रखना है, हम जो बात करें उस समय की है जब आज जितने फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। ट्रेन्स जस्ट शुरू हुई थी, कुछ टाइम हुआ था उन्हें चलते हुए। लोग ज़्यादा लंबे सफ़र पे बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं जाते थे कि वो वापस जीवित आ जाएंगे, क्योंकि कई महीने लगते थे। आज जैसा ना जीपीएस अवेलेबल था, कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अब मैं अगर अपने लाइफ टाइम की बात करूं, मैंने सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन्स वाला समय देखा हुआ है, तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर होता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने जब ये थ्योरी दी कि जो आर्यंस थे वो कहीं मिडल ईस्ट एशिया से आए थे, कुछ ने बोला आर्कटिक से आए थे, कुछ ने बोला यूरोप से आए थे, तो उनका ये मानना था कि समाज लगभग ऐसा ही रहेगा। आज जैसे कम्युनिकेशंस उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो उन्हें क्या लगा कि हम ये थ्योरी दे देते हैं कि आर्यंस वहाँ कहीं से आए थे, और फिर उन्होंने यहाँ पर आके
ये जो सभ्यता है उसको बनाना शुरू किया। ये लोग थे आर्यंस, और यहाँ पर जो मूल निवासी थे उनका नाम इन्होंने द्रविडियंस रखना शुरू किया। शुरू में द्रविडियन नहीं था, बाद में द्रविडियन बनाया, और आर्यंस ने द्रविडियंस को पीछे पुश कर दिया। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसके पीछे ये दो आपको डिस्कवरीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, संस्कृत और हड़प्पा। और दोनों के लिए जो अंग्रेजों का रिएक्शन है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट था। अब किसी भी थ्योरी को जब राजा पुश करता है, जो रूलर है वो पुश करना शुरू करता है, तो क्योंकि उसके पास पूरी स्टेट मशीनरी होती है तो उसको बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना बहुत आसान हो जाता है। तो बड़ी रैपिडली लोगों में ये थ्योरी फैल गई कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, आर्यंस आए थे। तो इससे अंग्रेज़ों के बहुत सारे पर्पस सर्व होते थे। एक तो उन्होंने यहाँ की पॉपुलेशन को दो हिस्सों में काट दिया, आर्यंस वर्सेस द्रविडियंस बना दिया। ऐसी ही थ्योरी बनाई गई बहुत सारी जगह पर। मैं एग्जांपल लेता हूँ रवांडा का। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा। आज से लगभग 26-27 साल पहले 1990 के डिकेड में के दशक में रवांडा में एक बहुत भयंकर जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था, जिसमें 3-4 महीने में उस सिविल वॉर में लाखों लोगों का मर्डर हो गया था। अब जो सोशल साइंटिस्ट थे वो बड़े हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ कि एक ही देश में एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के लोगों को मारना शुरू कर दिया, इतनी नफरत कैसे आ गई। तो उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि वहाँ पर भी हिस्ट्री का जो टेम्पलेट था वो वही था जो आज हमारे देश में चल रहा है। या अभी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर जेनोसाइड हो चुका है, हमारे देश में नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में उस जेनोसाइड की तैयारी आज भी चल रही है। वहाँ जब ये सोशल साइंटिस्ट्स ने स्टडी करना शुरू किया, अब आज तो ढेरों लोग वहाँ पर थीसिस कर चुके हैं, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वहाँ पर जो कॉलोनियल्स थे, पहले बेल्जियंस और बाद में जर्मन्स, उन्होंने हिस्ट्री ऐसी क्रिएट की कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको दो कैटेगरीज में परमानेंटली लेबल कर दिया। एक हुटू थे और एक टूटसी थे। एक लगभग 80%, दूसरे लगभग 20%। उन्होंने थ्योरी ये कल्टीवेट की कि जो 20% वाले हैं ये नॉर्थ रवांडा से इन्होंने इन्वेड किया। जैसे इंडिया में कहा जाता है कि नॉर्थ से आके इन्वेड किया, वैसे ही रवांडा में भी नॉर्थ से इन्वेड किया। जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उनका रंग ज़्यादा डार्क था, ज़्यादा गहरा था। इन्होंने उन पर कब्ज़ा किया क्योंकि ये ज़्यादा चालाक थे, उनको नीचे पुश कर दिया और फिर उन पे उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। अब ये एग्जैक्टली वैसा ही टेम्पलेट है जो हमारे देश में लोग, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण्स बाहर से आए थे, गोरी चमड़ी वाले थे, यहाँ के लोगों पे कब्जा किया। ब्राह्मण बड़े धूर्त थे, चालाक थे, और उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को साउथ में पुश कर दिया। ये टेम्पलेट जो रवांडा में था वो यहाँ पे चल रहा है, कॉलोनियल टाइम से चल रहा है। वहाँ भी जब कॉलोनियल चले गए तो भी वहाँ के जो नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स थी उसने इसी थ्योरी को बढ़ावा दिया। और हमारे देश में भी पिछले 60-70 साल में ऐसे थोड़े गंदे लेवल के पॉलिटिशियंस रहे जिन्होंने इस तरह की थ्योरीज़ को ज़्यादा हवा दी और ज़्यादा बल दिया ताकि यहाँ पर भी समाज को बांटा जा सके। अब यहाँ कमाल की चीज़ एक और जो आती है कि NCERT की जो बुक्स हैं वो इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पुश करने के लिए किताबों को कैसे यूज़ कर रही हैं, उसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आज हमारे देश में जो हम सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिनको कह सकते हैं, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, हालांकि नाम बड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए, उनके नाम पर जो पॉलिटिक्स की जाती है उसमें सबसे बड़ा नाम लिया जाता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का। उनके अलावा फिर कुछ छोटे मोटे लोग हैं, जैसे एक साउथ में पेरियार नाम का एक व्यक्ति था, रामास्वामी नाइकर उसका ओरिजिनल नाम था, उसे यूज़ किया जाता है। एक ज्योतिराव फूले हैं, उसका नाम लिया जाता है। कभी भी जब ये दलित नाम की पॉलिटिक्स करनी होती है तो इनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है।
अब इसमें कमाल की चीज़ जो एनसीईआरटी की किताबों में वो क्या है, यहाँ पर जब 8वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया जाता है, रामास्वामी नाइकर को पढ़ाया जाता है, ज्योतिराव फूले को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन या चालाकी कहाँ करते हैं उसे समझिए आप। जब तो ज्योतिराव फूले की बारी आती है तो उनके पूरे बड़े बड़े 3 पैराग्राफ डाले हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो आर्यंस थे जो ब्राह्मण्स हैं वही आर्यंस हैं, ये बाहर से आए थे, इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किए। ऐसे ही रामास्वामी नाइकर पे लगभग एक पूरे का पूरा पेज है जिसमें इसी थ्योरी को बताया जाता है कि रामास्वामी नाइकर ये बोलता था कि जो ब्राह्मण थे वो विदेशी थे, उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया, फिर यहाँ पर उन्होंने आके ग्रंथ लिखे और जिसमें रामायण महाभारत वगैरह ये ग्रंथ लिखे उन्होंने, और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, उनका शोषण किया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और फिर यहाँ पर कब्जा कर लिया। इन दोनों को बहुत डिटेल में बताते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनके आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे क्या विचार थे वो नहीं बताते। मैंने इन तीनों को बड़े ध्यान से स्टडी किया है। अब यहाँ कमाल की चीज़ क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं, ये सबसे बड़े स्कॉलर्स इन सब में से। मतलब अगर आप स्कॉलरशिप लेवल की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खासियत ये थी कि वो जो कुछ बोलते थे बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते थे, एकदम स्पष्ट बात करते थे। अब वो क्योंकि विदेश में पढ़ के आए थे तो उन्हें विदेशियों की जो स्कीम्स थी उनके बारे में काफ़ी हद तक पता था। तो उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में क्या बताया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि वैसे ये जो वेस्ट के लोग हैं, जो पश्चिम के स्कॉलर्स हैं सॉरी, उन्होंने लिखा कि ये जो वेस्ट के स्कॉलर्स हैं वैसे इनकी स्कॉलरशिप पे कोई शक नहीं होता, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं और फिर उस बेसिस पर ये स्कॉलरशिप को प्रूव करते हैं। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के केस में इनकी स्कॉलरशिप ज़ीरो है, 100% फेलियर है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने उल्टा काम किया है। नॉर्मली क्या होता है कि पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनके आधार पे ये बताया जाता है कि हमने क्या चीज़ निकाली, इसमें से क्या उसका निष्कर्ष है, वो थ्योरी बताई जाती है या वो तथ्यों के आधार पर एक परिकल्पना बताई जाती है। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के केस में बिल्कुल उल्टा है कि पहले अंग्रेज़ों ने थ्योरी बना ली, फिर फैक्ट्स को उठा के उसके अंदर फिट करना शुरू कर दिया। ये डॉक्टर अंबेडकर के अपने वर्ड्स हैं। अब एनसीईआरटी ने क्यों नहीं डाले, क्योंकि अगर वो ये सच डाल देंगे तो ये जो हमारे देश को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है, जो एजुकेशन के थ्रू, जो किताबों के थ्रू भी की जा रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब के, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के ये विचार हमारे बच्चों को नहीं पढ़ने दिए जाते कभी भी। मैंने जब इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया, मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं आप वो पढ़ाएंगे, झूठ नहीं पढ़ा सकते। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी का जवाब आया, ये लगभग 200 पेजेस का उनका रिप्लाई है मेरे पास। मैंने उनसे कहा था कि आप ये जो पढ़ा रहे हैं ये आप झूठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो ज्योतिराव फूले थे वो एक क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्कूल में पढ़े हुए थे, इसलिए उनका भी ब्रेन वॉश था, उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मान लिया। और जो रामास्वामी नाइकर था वो तो एक पॉलिटिशियन था और वो भी बड़े घटिया लेवल का पॉलिटिशियन था कि ये लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बता रहे थे तो इनकी तो वैसे ही समझ कम थी, ये तो कभी भी सच बता ही नहीं पाए क्योंकि इनके पास सच था ही नहीं। तो आपने इनको बताया लेकिन बाबा साहब को नहीं बताया, ऐसा क्यों? तो उनका रिप्लाई ये आता है कि हमने बच्चों को ये बताना था कि रामास्वामी नाइकर के क्या विचार थे और ज्योतिबा फूले के क्या विचार थे, इसलिए हमने ये उसमें डाले हैं। तो इस तरह से झूठ का सहारा लेकर बीते 15 साल से हमारे बच्चों को झूठ पढ़ाया जा रहा है और उसी के थ्रू देश को तोड़ा जा रहा है। आप एक और चीज़ कभी नोटिस करके देखिएगा,
हाँ, यहाँ पर किसी का मैसेज आ रहा मेरे पास कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी किताब है। बाबा साहब की किताब है हु वर द शूद्रास, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। और मेरी भी जो किताब है ब्रेन वॉश रिपब्लिक, उसमें भी मैंने इसको कोट करके बताया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कब कहा था और कहाँ पर कहा था। ओके, तो ये हुआ आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जेनेसिस और किस तरह से इसे हमारे देश में बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जाता है। अब आपको मेरे ख्याल से अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो किताबें काम कर रही हैं वो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जोड़ नहीं रही। जब तोड़ना हो तो उसके लिए प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। प्रोपेगेंडा के 2-3 बड़े सिंपल रूल्स हैं। ये रूल है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा स्कॉलरशिप में नहीं जाना, आपको 5-6 सेंटेंस पकड़ने हैं और उन्हीं को बार बार दोहराते रहना है। अगर आप ये 5-6 सेंटेंस बार बार दोहराएंगे तो लोगों के माइंड में वो रजिस्टर होना शुरू हो जाते हैं। जब हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उनके वहाँ पूरी मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। वैसे तो हमारे यहाँ भी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाली मिनिस्ट्री है वो पिछले 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन हिटलर का ये जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था उसका नाम था गोएबल्स। गोएबल्स का एक सेंटेंस है कि अगर आप एक स्क्वायर के बारे में बार बार बोलते रहेंगे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो लोग अल्टीमेटली उस पर भी विश्वास कर लेंगे। तो यही काम हमारे देश में ये जो दलित पॉलिटिक्स है, समाज को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है, उस पर किया जाता है। मैं एक और एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करता हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले एक मिशनरी थी कैथरीन माओ नाम की। ये MAO नहीं है, MAYO है, मायो। कैथरीन मायो नाम की एक मिशनरी थी अमेरिका में। वो इंडिया में आई और उसने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था मदर इंडिया। इस किताब में उसका ये कहना था कि उसने हिंदुस्तान जाके जो कुछ देखा सीखा उसके बारे में लिखा है। अब आपने भी ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमारे देश के बारे में जब प्रोपेगेंडा बनाना होता है, ओके, बीच में किसी का कमेंट आ रहा है कि आर्य या आर्यन का क्या मीनिंग होता है। मैं भूल सकता हूँ, इसलिए मैं अभी उसको बता देता हूँ। आर्य शब्द संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और जब मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं उपनिषदों की, वेदों की, आरण्य ग्रंथों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, बौद्ध ग्रंथों की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध मत में भी चत्वारी आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। आर्य का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो नोबल है, जो अच्छी, जिसमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसे आर्य कहा जाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आज हम क्या बोलते हैं, किसी को अनाड़ी बोल देते हैं। जो बुद्धि नहीं रखता उसे हम अनाड़ी कह देते हैं। वो आर्य जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे आर्य कहा जाता है, और इसके उल्टे को अनार्य कहा जाता था, और अनार्य ही बिगड़ के अनाड़ी बन गया है आज की डेट में। तो आर्य और अनार्य ये हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी थी। इसमें आप आजकल हमने क्या किया, हमने ईमानदार और बेईमान कहना शुरू कर दिया है, लेकिन पहले हमारे देश में जो शब्द चलते थे वो आर्य और अनार्य होते थे। अब अंग्रेज़ों ने जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई तो उससे पहले आर्यन नाम का कोई शब्द नहीं था इंग्लिश भाषा में। ये नया शब्द बनाया गया और फिर इसे बोल दिया कि एक अलग सी नस्ल थी जो आर्यंस बाहर से आए थे, जबकि इसका शरीर की रचना से कुछ लेना देना नहीं है कि आपके विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, उस पर आधारित है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप आर्य हैं, बुरे हैं तो आप अनार्य हो जाते हैं। ओके, चलिए अब मैं वापस आता हूँ कि जब हम यहाँ प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि एक ही चीज़ आप रिपीट करते रहेंगे तो लोग उसको मानना शुरू कर देंगे, भले ही वो झूठ हो। तो अब जो ये कैथरीन माओ आई जो मिशनरी थी, उसने किताब लिखी, और मैं आपको एग्जांपल ये शेयर कर रहा था कि हमारे देश के बारे में अलग अलग तरह के नैरेटिव बनते हैं। वो नैरेटिव क्या है कि अगर आपने बुरा दिखाना है तो गरीबों की, भूखमरी की फ़ोटोएं खींचो और उसको पोस्ट कर दो, तो लोगों में इम्प्रेशन ये जाता है कि देश में भूखमरी फैली हुई है, गरीब लोग हैं, गरीब देश है।
ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पर जो लोग अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे स्पॉट्स को डालेंगे तो वैसी प्रेज हो जाएगी। तो आप कैसा भी नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा ही कैथरीन मायो ने भी किया। उसने कहा कि ये देश बिल्कुल भूखों नंगों का देश है, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता और हर तरह की बुराई जो है वो इसी देश के अंदर प्रेजेंट है। तो तब आज से 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हमारे देश में बहुत इस किताब का बहुत विरोध हुआ था। जितने बड़े बड़े नाम थे जिन्हें आप सुनते हैं, लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक पूरी किताब लिखी है, अनहैप्पी इंडिया, लगभग 600 पेजेस की किताब है वो, जिसमें वो कैथरीन मायो को रिबट कर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने इसके ऊपर कमेंट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूँ जो उनका ओरिजिनल कमेंट था इस पे। दिस बुक इज क्लेवरली एंड पावरफुली रिटन. The carefully chosen quotations give it the false appearance of a truthful book, but the impression it leaves on my mind is that it is a report of a drain inspector sent out with one purpose of opening and examining the drains of the country to be reported upon, or to give a graphic description of the stench exuded by the opened drains. If Miss Mayo had confessed that she had come to India merely to open out and examine the drains of India, there would perhaps be little to complain about her compilation. But she declared her abominable and patently wrong conclusion with a certain amount of triumph: the drains are India. अब ये गांधी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है। जब मैं गांधी का नाम लेता हूँ तो लोग थोड़ा सा अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि गांधी के बारे में लोगों के जो थॉट्स हैं वो बड़े एक्सट्रीम लेवल्स पे जाते हैं। एक एक्सट्रीम हेट्रेड वाले भी हैं और एक एक्सट्रीम उनकी पूजा करने वाले भी हैं। तो मैं इन दोनों में से किसी के साथ एग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि आम लोगों के ही जैसे गांधी भी एक व्यक्ति थे, ना तो कोई भी पूरा काला होता है ना ही पूरा गोरा होता है, कि उनके भी अलग अलग शेड्स थे। कुछ उनमें कमियाँ थी, कुछ उनकी मजबूरियाँ थी, कुछ उनकी विशेषताएँ थी। तो यहाँ पर मैं उनकी वो एक विशेषता आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैंने सिर्फ 4 लाइन्स हैं, इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, तो मैं वो पढ़ देता हूँ। ये किताब बहुत चालाकी से लिखी गई है। कैथरीन माओ वाली किताब की बात कर रहे हैं। वाक्यों का चुनाव ऐसी चतुरता से किया गया है कि इसके सच होने का झूठा आभास होता है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ये लगता है कि मानो किसी को गटर खोलकर उसका निरीक्षण करने और फिर उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया हो। उसे निर्देश दिए गए हो कि गटर से जो दुर्गंध उठे उसका वर्णन मिर्च मसाला लगाकर किया जाए। यदि कुमारी मायो ये स्वीकार कर लेती कि भारत में आने का उनका उद्देश्य गटर का निरीक्षण करना है, तो उन्होंने जो संकलन किया है उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन उसने तो एक पूरी तरह गलत और घिनौनी घोषणा ही कर दी कि गटर ही भारत है। हम सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गांधी जी ने ये बोला कि ये जो किताब है ये ऐसा है मानो कोई गटर इंस्पेक्टर आके लिख रहा हो कि मैं यहाँ के जो गटर हैं उनको देख रहा हूँ। और मतलब आप ऐसे देखिए ना कि किसी ने अपना घर बनाया और आपको इनवाइट करता है कि आओ बताओ घर कैसा है। तो उसने जो मार्बल लगाया है, जो टाइल्स लगाई हैं, उसकी बात नहीं करते। आप सीधा उसका गटर में जाके देखते हैं कि यहाँ तो गंदगी भरी हुई है, और फिर लिख देते हैं कि यार इतना गंदा गटर, इतनी ज़्यादा स्मेल है उस घर में, तो कि ये तो गंदगी से भरा हुआ है। तो ये जो उन्होंने कैथरीन मायो के बारे में कहा, आप ये मान लीजिए कि ये 100 साल पुरानी बात है। इन 100 वर्षों में हमारे देश में 4 पीढ़ियाँ ऐसी आ चुकी हैं जो इस मायोवाद पर ही काम करती हैं। माओवाद तो आपने सुना होगा। आज मैं एक आपके साथ ये नई चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ये मायोवाद है। मायोवादी वो लोग हैं जो हमारे देश के बारे में कुछ भी अच्छा ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना उसके बारे में कोई बात होने देना चाहते हैं। वो केवल इस बात पे खुश होते हैं कि इस देश की निंदा की जाए, इसकी ट्रेडिशंस की निंदा की जाए, इसे जितना बुरा भला कहा जाए उतने में वो खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं मायोवादी कहता हूँ। और आज इनकी जनसंख्या
बहुत बढ़ रही है और ये जो हिस्ट्री बुक्स हैं हमारी वो इनको बढ़ाने में और ज़्यादा सहयोग देती है। अब आप इसको एनसीईआरटी वाले नैरेटिव से ही समझ के देखिए, इसको कैसे समझ सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो वो एक ऐसे समाज में से आए थे जहाँ पर केवल एक ही किताब चलती थी जिसका नाम था बाइबल। बाकी किताबें वहाँ पर बहुत लंबे समय तक पढ़ने में ही बैन की हुई थी कि कोई किताब पढ़ेगा नहीं, और बाइबल भी जो लेडीज़ है वो कभी नहीं पढ़ सकती थी, उन पर बैन लगा हुआ था। तो उनकी सोच ऐसी थी कि एक किताब होती है, एक ही किताब में सारा कुछ दिया होता है और उसी से समाज चलता है। अब ये लोग जब यहाँ पहुँचे तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ये यहाँ पर भी एक किताब ढूंढना चाहते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कोई एक किताब तो है ही नहीं जिसे आज हम सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म, आप जो मर्जी नाम ले लें, उसे देखते हैं तो उसमें तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि एक आम आदमी को का सिर चकराने लग जाता है कि कहाँ से शुरू करूँ। इनकी जो कैटेगरीज हैं कि श्रुतियाँ हैं, स्मृति है, फिर इतिहास ग्रंथ आ जाते हैं, फिर दर्शन ग्रंथ आ जाते हैं और फिर पुराण आ जाते हैं। तो 5 तो ये मोटी मोटी कैटेगरीज हैं जो हमारे देश में ग्रंथों के बारे में है। तो शुरू में इन्हें लगा कि हम सिर्फ जो श्रुति है, क्योंकि श्रुति को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस पे फोकस करेंगे। अब उनका क्वेश्चन ये था कि श्रुति क्या है, तो किसी ने बताया वेद होते हैं, तो बोले अच्छा वेद पकड़ लेते हैं। फिर इनको पता लगा कि वेद एक नहीं, वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किसको पकड़े? अभी ये डिसाइड हुआ नहीं था कि नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि कभी भी एक वेद भी अपने आप में एक किताब नहीं है, उसके आगे कंपोनेंट्स हैं। हर वेद की संहिताएं हैं, हर वेद के उपनिषद हैं, हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और हर वेद के अरण्यक भी हैं। अब किसको पकड़े? ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कभी प्रोपेगेंडा करना होता है, मैंने बोला 5-6 सेंटेंस होने चाहिए। प्रोपेगेंडा करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी बड़ा लिमिटेड काम करती है कि हमने 5-6 चीज़ों को बार बार ठोकते रहना है लोगों के माइंड में ताकि वो परमानेंटली बैठ जाएं। लेकिन यहाँ इनको इतनी वैरायटी मिल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। फिर किसी ने बोला कि एक वेद के तो इतने कॉम्पोनेंट्स होते ही होते हैं, उसके अलावा वेदांग भी हैं कि वेदों के जो अंग हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष, ये फिर वेदांग आ जाते हैं। अब इसी में सैकड़ों किताबें आ गई। तो अब इनको लगा कि हम इनको छोड़ देते हैं, श्रुति में अगर हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। किसी ने सुझाव दिया कि आप फिर जो दर्शन शास्त्र है उन पे जाइए। अब दर्शन शास्त्र क्या है? षड दर्शन की हम बात करते हैं। पतंजलि का जैसे योग दर्शन है, फिर न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन शास्त्र आ जाते हैं। तो जब इन्होंने संस्कृत में इन ग्रंथों को पढ़ा तो इनको शौक लगा कि इतनी महान सिविलाइजेशन है ये कि इसके बारे में प्रोपेगेंडा करें तो कैसे करें। षड दर्शन छूट गए, लेकिन कुछ लोग इन पे काम करने लगे, इनको समझने लगे, और वो लोग, इन्हें इंडोफाइल कहा जाता था। इंडोफाइल यानी जो इंडिया से प्यार करते हैं। और दूसरी कैटेगरी जिसमें कैथरीन माओ और आज के माओवादी आते हैं, उन्हें इंडोफोब्स कहा जाता है कि इंडिया से नफरत करने वाले हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हम पुराणों को पकड़ते हैं। तो पूछा पुराण कितने हैं? तो किसी ने बोला 18 पुराण है, किसी ने बोला 32 पुराण है, किसी ने बोला 108 हैं, फिर किसी ने कहा 1000 पुराण है। अच्छा, फिर पुराणों की एक लिमिटेशन ये थी कि एक केवल विष्णु के बारे में बात कर रहा है तो एक केवल शिव के बारे में बात कर रहा है, जबकि इन्होंने तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी की पूरी संस्कृति का ही सत्यानाश करना था। तो इन्होंने कहा अच्छा फिर अब हमें इतिहास ग्रंथ पे जा सकते हैं, महाभारत या रामायण। उसमें भी प्रॉब्लम थी कि इतिहास ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ को कोई मानेगा या नहीं मानेगा तो उससे शौक नहीं लगेगा। अब इनके पास लास्ट जो रिजॉर्ट बचा वो था स्मृतियाँ, कि स्मृतियों की लिस्ट उठाते हैं और उस पर काम करते हैं। इन्हें ये पता था कि स्मृतियाँ परमानेंट किताबें नहीं हैं इस देश की, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जाना था तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कितनी स्मृतियाँ हो सकती हैं। तो अब स्मृतियाँ भी इनको मिला के सैकड़ों हैं। फिर उस पे इन्होंने एक पे जीरो इन किया कि हम एक को पकड़ेंगे, और उसे पकड़ लिया इन्होंने मनुस्मृति को, कि हम
मनुस्मृति को पकड़ के इसके आधार पर ही सारे का सारा प्रोपेगेंडा करेंगे, और मायोवादियों का वो प्रोपेगेंडा आज तक मनुस्मृति के आधार पे चलता आता है। अब इसमें भी जो कमाल की चीज़ है वो क्या है, आज से लगभग 1000 साल पहले महमूद गजनवी जब हमारे देश में आया तो उसके साथ उसका एक क्रॉनिकलर आया था, एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अल-बेरूनी। उसने यहाँ पर रहकर यहाँ का अध्ययन करके किताब लिखी जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है। उस किताब को ट्रांसलेट किया किसी एक जर्मन ने जिसका नाम था अल्बर्ट सच्चाऊ। तो मैं उसका सिर्फ पेज नंबर 126 है जिसमें 2 लाइन्स है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अल-बेरूनी ने लिखा है, उसको ट्रांसलेट किसी जर्मन ने किया है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कभी भी जब आप कोई बात करेंगे ना अपने देश को डिफेंड करने के लिए, तो आप पे लेबल लगेगा, अच्छा ये तो जी मनुवादी है, अच्छा ये तो संघी है, अच्छा ये तो भक्त है, क्योंकि उनको लेबल लगाने का शौक़ है। तो इसलिए मैं किताबें वो उठाता हूँ जो किसी मनुवादी ने ना लिखी हो, या तो यहाँ पर ये जो जर्मन है और अल-बेरूनी है ये भी संघी होने चाहिए, तो इसलिए मैं इनकी किताबें लेता हूँ। अब वो क्या बता रहा है पेज नंबर 126 पे, ये हिंदुओं के बारे में बता रहा है, दे डू नॉट अलाउ द वेदा टू बी कमिटेड टू राइटिंग बिकॉज इट इज रिसाइटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन मॉड्यूलेशंस एंड दे देयरफॉर अवॉइड द यूज ऑफ द पेन। तो वो बता रहे हैं कि जो हिंदू है वो वेदों को लिखने नहीं देते। उसके 2 कारण बताता है। पहला कारण है, उसका कहना है कि जो वेद है वो छंद में बोले जाते हैं, लेकिन जब आप लिखोगे तो छंद में लिख तो सकते नहीं हो, तो वेदों को लिखा जाता है और छंद में बोला जाता है और छंद में बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिंस इट इज लायबल टू कॉज सम एरर एंड मे ओकेजन एन एडिशन और अ डिफेक्ट इन द रिटन टेक्स्ट। अब तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो हर किताब को हाथ से लिखा जाता था और उसकी कॉपी भी हाथ से लिख के बनाई जाती थी। तो अगर आपको किसी भी किताब के हेरा फेरी करनी है, उसमें चीटिंग करनी है, तो आप उसको कॉपी करने बैठ जाइए और उसमें 2-3 सेंटेंस अपनी ओर से लिख दीजिए और बोलिए कि तो मनु ने लिखे थे, तो आपका काम पूरा हो गया। आपने मनु के नाम पे, किसी के भी नाम पे आपने हेरा फेरी कर दी और उसे माना जाए। हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे, पहली चीज़ तो हर एक चीज़ को छंद में बनाते थे, ताकि अगर कोई मिक्स करने लगे तो उसको कष्ट करना पड़े, छंद बनाना पड़ेगा। और फिर जब आप ओरली याद करते हैं, कंठस्थ उसे कर लेते हैं, अब कोई उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं कर सकता, कोई एडिशन नहीं कर सकता, जैसा कि वो 1000 साल पहले बोल रहा था। तो लेकिन अब तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, प्रिंटिंग प्रेस में आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉपीराइट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुझे नहीं पता अंग्रेज़ों ने किया या नहीं किया, लेकिन आज अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मनुस्मृति आप अगर लेने जाएंगे तो 2 तरह की मिलेगी। ये मेरे पास दोनों है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है मनुस्मृति। ऐसे बहुत सारे पब्लिशर हैं जो इन किताबों को छापते हैं, जिसमें बहुत सारा गंद भरा हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको दबा के रखना चाहिए, उनको पढ़ने नहीं देना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी नॉनसेंस इसके अंदर लिखी हुई है। ऐसे ही एक ये दूसरी है मनुस्मृति, इसे पब्लिश किया है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने, और इसे बोलते हैं विशुद्ध मनुस्मृति या क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति। अब हमारे देश में जो मैंने अभी एक तो आपके साथ शेयर किया कि श्रुति परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू चलता था ताकि मिक्स ना किया जा सके। अब मनुस्मृति के बारे में 2 तरह के क्लेम्स हैं। एक तो जो मायोवादी हैं, जो आपको ये कहना चाहते हैं कि देश घटिया है, इसमें सब कुछ गंद था, वो कहते हैं कि ये इसमें जो गंद भरा हुआ है ये सच है, क्योंकि उन्होंने देश को तोड़ना है। दूसरे हैं जो कहते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम किसी ने शरारत करके मनुस्मृति में मिलावट कर दी है, तो हमने क्रिटिकली उसको एग्जामिन करके उसको सुधार दिया है। तो इसमें इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, जिस किताब की मैं सेकंड नंबर पे मैंने आपको दिखाई थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी परंपरा ऐसी है कि अगर सिर्फ इसलिए कि कोई शब्द कहीं पे लिख दिया है हमें उसको मानना, ऐसा कतई नहीं है।
ये हमारे देश के बाहर के मजहबों की सोच हो सकती है कि किताब में जो लिखा है वो जितना मर्जी घटिया हो, जितना मर्जी अनसाइंटिफिक हो, उसे मानना ही पड़ेगा। हमारे देश की परंपरा कभी भी ऐसी नहीं रही, हम उसे चैलेंज करते हैं। तो उसी चैलेंज का परिणाम है कि इन्होंने ये मनुस्मृति निकाली और इनका कहना है कि ये विशुद्ध मनुस्मृति है। अब उनका क्लेम कितना ठीक है मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी देश के ट्रेडिशंस को मैच करता है कि अगर हम किसी को ऋषि कह रहे हैं, हम जब वाल्मीकि को ऋषि कहते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो किस घर में जन्म लिए थे, हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी रचना की है। जब हम वेद व्यास की पूजा करते हैं, उसको ऋषि कहते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो मछुआरी के पेट से जन्म लिया था उन्होंने, हम ये बोलते हैं कि उसका इंटेलेक्ट ऐसा था इसलिए वो ऋषि थे। तो अगर हम मनु को ऋषि मानते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि कोई ऋषि कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें लिखेगा। मान लीजिए आज की डेट में अगर पीएचडी थीसिस लिखा जाता है तो पीएचडी थीसिस तभी एक्सेप्टेबल माना जाएगा अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। तो ऐसा ही इनका क्लेम है कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत डाल दी गई हैं। अब मैं आपसे जो बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हज़ारों किताबों में से एक पे जूम इन करेंगे, मनुस्मृति पे, और फिर उस पर भी जूम इन करके बोलेंगे इसमें जो गंध है वो ओरिजिनल है, इसको आप हटा नहीं सकते, कि आपकी ही परंपरा के ऊपर आपका ही लेबल नहीं लगाने दे सकते ये। अब उसको एनसीईआरटी कैसे यूटिलाइज करती है मैं उस पर आता हूँ। जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी की 12th क्लास का पेज नंबर 39 है। इसमें वो क्या लिखते हैं, यहाँ पे वो फिर से टाइटल है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, कि जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर जो सामाजिक डिफरेंसेस थे वो कैसे थे, क्योंकि इन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफरेंसेस को बड़ा करके दिखाना है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज इन सच अ सिचुएशन। पहले तो आप इतने को ही देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं तो क्योंकि साइंस पढ़ता रहा हूँ और पढ़ाता हूँ, साइंस में आप कभी भी इफ़ एंड बट नहीं छोड़ सकते, जो एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, आप वही पढ़ा सकते हैं। और ये शुरू कैसे कर रहे हैं, इट इज़ लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस, ऐसा हो सकता है। जब आप ऐसा झूठ बोलेंगे तो बच्चे हैं वो तो इसको सच मान लेंगे। फिर आगे क्या है, इन सच अ सिचुएशंस क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल, मस्ट हैव बिकम क्रूशियल। तो कोई एविडेंस नहीं दिया, बस ये बोल दिया मस्ट हैव बिकम क्रूशियल एज दीज वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टेक्स्ट्स, क्योंकि ये लीगल टेक्स्ट में डिस्कस होते थे। और वो लीगल टेक्स्ट कौन सा है, फिर उसी के बारे में क्या कहते हैं आगे, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ यानी लॉ बुक है, कानून की किताब है। ये इसमें अगला स्टेप है जो हेरा फेरी करने के लिए मायोवादियों द्वारा डाला जाता है। अब आप इसको कल्पना कीजिए, उन्होंने बोल दिया कि लॉ बुक है, और क्योंकि बुक में पढ़ाया जा रहा है और आपका टीचर भी आपको ये बोलेगा, इसलिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि जो किताब में लिखा था और जो टीचर ने बोला था वही सच होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी किताब को लॉ बुक या कानून की किताब माने जाने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। आप इसको इमेजिन करके देखिए, ये लगा रहे हैं इल्ज़ाम मनुस्मृति पे। तो पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि क्या जब मनु ने ये किताब लिखी है तो क्या वो ये कह रहे हैं कि कानून की किताब है। मनु ने कहीं पर भी, पूरी मनुस्मृति में कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया कि ये कानून की किताब है, मैं आज से कानून बना रहा हूँ, इनको माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाइबल है या कुरान है, उसमें कहा जाता है कि तुम्हें इसको मानना है, नहीं मानने वाले काफिर हैं, इनफिडल हैं, उनके सर काट दो। लेकिन यहाँ ऐसा जो लिखने वाला है वो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा। दूसरा कि क्या पूरी हिस्ट्री में कोई एक भी राजा ऐसा था जिसने ये कहा हो कि मेरा जो कानून चलेगा, मेरा जो शासन चलेगा वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने जितने राजा पढ़े हैं हमारे देश के, किसी एक ने भी ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया। तो मनुस्मृति लॉ बुक या विधि की किताब नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन, क्या किसी शासक ने इसे अपनी न्याय व्यवस्था के लिए मान्यता दी है।
सॉरी, तीसरा है कि क्या किसी शासक के कहने पर ये लिखी गई है किताब। मनुस्मृति के स्टार्टिंग में क्या आता है कि कुछ लोग थे जिनमें कुछ विद्वान थे, कुछ ऋषि थे, वो उठ के जाते हैं मनु ऋषि से मिलने और उनसे कुछ ज्ञान जानना चाहते हैं, और फिर मनु जो उनको बताते हैं उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया, जिसे आज हम मनुस्मृति कहते हैं। तो किसी राजा के कहने पे, किसी शासक के कहने पर जो किताब नहीं लिखी गई वो लॉ बुक नहीं हो सकती। तो ये 3 क्वेश्चंस पे मनुस्मृति लॉ बुक नहीं हो सकती। चौथा, कि जो उसके अंदर लिखा गया है वो प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में है कि भाई आप ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारी इच्छा है, या उसमें बाइंडिंग है कि करना पड़ेगा नहीं तो सज़ा मिलेगी। क्योंकि कानून तो कानून तभी होता है जब उसके पीछे प्यूनिटिव फोर्स होती है, कि पुलिस है, उसके पीछे शासन है, तब तो कानून की किताब बन सकती है। लेकिन इन चारों क्वेश्चंस का आंसर नो में आता है, तो मनुस्मृति कभी भी हमारे देश में कानून की किताब नहीं रही है। पर बच्चों को ये झूठ पढ़ाया जा रहा है कि ये लॉ की किताब थी, ये विधि की किताब थी। चलिए अब अगली जो लेयर है झूठ की, उस पे आते हैं। ये वही वाला पेज है, पेज नंबर 39, क्लास 12 का। इसमें क्या लिखा, क्योंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान ज़मीन में गाड़ कर रखने चाहिए। ये मनुस्मृति में से कोट किया जा रहा है कि क्योंकि बॉर्डर के लिए, सीमा के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, तो मनुस्मृति में क्या कहा गया, सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान ज़मीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। तो ये बच्चों को बताया कि मनुस्मृति ऐसा बोलती है कि सीमा का विवाद ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और लास्ट में बड़ी चालाकी से जो क्वेश्चन ऐड किया वो देखिए, क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त रहे होंगे। तो अगर तो मनुस्मृति में इतना लिखा है, फिर तो मनुस्मृति बहुत ही घटिया किताब है कि अगर आप ज़मीन के अंदर गाड़ के लगा रहे हो, इसका मतलब तो लड़ाई को कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते। ये तो विवाद पैदा करने वाली किताब हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा। उन्हें पता है कि 12वीं क्लास का बच्चा है, 16, 17, 18 साल का, तो देखेगा यार ये क्या नॉनसेंस है, ये तो हमारे देश की किताबें तो इतनी बेकार होती थी। अब इसकी असलियत क्या है कि एनसीईआरटी क्योंकि ये इमेज क्रिएट करना चाहती है, पहला ये कि सारी किताबों में से बस ये एक ही किताब है, और फिर वो एक ही किताब भी इतनी घटिया है कि इतनी नॉनसेंसिकल बातें करती है। असलियत क्या है, मनुस्मृति में यहाँ पर जब सीमा के विवाद की बात आ रही है तो 20 श्लोक हैं, 245 से लेकर 265 तक 21 श्लोक हैं जो इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर केवल एक श्लोक कोट किया है। अब मैं सारे 20-21 कोट नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, 2-3 पढ़ रहा हूँ मैं। 2 गांव या समूहों का सीमा संबंधी झगड़ा या मुकदमा खड़ा हो जाने पर ज्येष्ठ के महीने में सीमा चिन्हों के स्पष्ट दिखने के बाद सीमा का निर्णय करें। तो पहली चीज़ जो बता रहे हैं, ज्येष्ठ का महीना, ये जो मई में आता है, गर्मियों का महीना है, कि सारा कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होता है कि तब ये फैसला किया जाना चाहिए। एक तो वो ये बताते हैं। दूसरा, और सीमा को निश्चित करने के लिए राजा सीमा को बतलाने के चिन्ह रूप वृक्षों को लगवाए। बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, ढाक, सेमल, साल और ताड़ वृक्ष और दूध वाले अन्य वृक्षों को, झाड़ वाले पौधों, विविध प्रकार के बांस वृक्ष, सेम की बेल तथा अन्य भूमि पर फैलने वाली लताएं, सरकंडे या मूंज के झाड़ और मालती पौध के झाड़ों को लगवाए। तो इतनी तरह के पेड़ और झाड़ियाँ बताई हैं जिनको बाउंड्री पे लगाया जाना चाहिए ताकि सीमा का विवाद ना हो। फिर अगले श्लोक में तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, नाले, देवस्थान, यज्ञशालाएं सीमा के मिलने के स्थानों पर बनवाने चाहिए।
तो इन्हीं 2 श्लोकों से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको ये लगानी चाहिए, और इनके अलावा उन्होंने बताया था कि ज़मीन में छिपा कर ये चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने मजाक बनाना था, इसके साथ देखिए क्या जुड़ता है। मैं क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ, तो मैंने देखा कि अगर आप कभी किसी अमेरिकन स्टूडेंट से मिलते हैं, जापानीज़ से मिलते हैं, फ्रेंच से मिलते हैं, तो उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको अपने देश पे, अपनी परंपरा पे गर्व होता है। और कभी आप अपने देश के बच्चों को देखेंगे तो अपने देश को लेके उनमें आपको वो गर्व बहुत रेयरली दिखाई देगा, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन किताबों ने छीना हुआ है, जो उनको हीन भावना, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स से भरती है। तो ये उसका एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरह से मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए इतने सारे श्लोकों में से सिर्फ एक पेश कर दिया गया कि क्या ये सीमा विवाद सुलझा सकता है। फिर आगे चलते हैं, इसी में ही एनसीईआरटी में, अब मैं 6वीं क्लास का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 6ठी क्लास में जब बच्चा सबसे वल्नरेबल है, 12 साल का बच्चा, उसके माइंड में क्या इमेज फीड की जा रही है, ये मैं 6ठी क्लास की जो बुक है हमारे अतीत, उसका पेज नंबर 55 कोट कर रहा हूँ। कास्ट सिस्टम, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि ये देश ऐसा है जिसमें कास्ट सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम है कि विभाजन करते हैं सोसाइटी का। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं अपने विचारों पे आता हूँ। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो इन 3 सेंटेंसेस में 6ठी क्लास के बच्चे को, जो 12-13 वर्ष का है, ये बताया जा रहा है कि तुम ऐसी एक ट्रेडिशन को बिलोंग करते हो जिनमें समाज को काटा जाता था, डिवाइड किया जाता था। शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया उनको कुचलने के लिए। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया और उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन। एक तो आपने पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसके 2 हिस्से कर दिए कि एक, अब आजकल शूद्रों को और मॉडिफाई कर दिया गया है कि SC हैं, ST हैं, अनटचेबल्स हैं, दलित हैं, बहुत सारे लेबल लगा दिए। और दूसरे हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते थे। ये मायोवाद का टिपिकल है कि आपने उनको आपस में क्लैश करते हुए दिखाना है, उनमें कोई सामंजस्य, उनमें कोई प्रेम भाव नहीं दिखाना है। फिर दूसरा काम क्या किया, अब ये तो आपने तोड़ ही दिया। दूसरा जो आपने सबसे बड़ा फ्रैक्चर क्रिएट किया वो है कि महिलाओं के साथ शोषण किया जाता था ताकि 50% तो वो भी अलग हो जाएं। फिर इसी किताब में पेज नंबर 61 पे यहाँ ये बात कर रहे हैं आज से लगभग 2500 साल पुरानी। उसमें क्या बता रहे हैं, अब ये 2500 साल पहले की जो आप बात करेंगे, जब हम मौर्य वंश की बात करते हैं, जब चाणक्य होते थे, उस समय हमारे देश में छोटे छोटे संघ होते थे जो पूरे डेमोक्रेटिकली काम करते थे कि सब लोग मिल के डिसीजन लिया जाता था, सभाएं होती थी। और ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया अभी जंगली जानवरों की तरह रहती थी, लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी थी तब भी। लिच्छवी गणराज्य का एग्जाम्पल शायद आपने सुना हो, उसकी बात करते हैं। अब उसमें भी ये क्या बता रहे हैं, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। बहुत बढ़िया। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। फिर लास्ट में एक लाइन डाल दी, स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो आपने जहां भी पॉजिटिव चीज आ रही है वहां पे ये नेगेटिविटी जानबूझ के इंसर्ट करनी है कि बच्चे कभी भी कॉन्फिडेंस ना गेन कर लें। पेज नंबर 72, आश्रम व्यवस्था की बात करें, जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है।
जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। अब ये टिपिकल अब्राहमिक सोच है, ये टिपिकल ईसाई मिशनरियों वाली सोच है। यूरोप में क्या हुआ कि कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाई होती थी, ऑर्थोडॉक्स चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड में लड़ाई होती थी। कैथोलिक चर्च से लड़ने के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। तो इन्होंने एक ऐसी इमेज यहाँ भी क्रिएट कर दी कि जैन और बौद्ध धर्म जब पॉपुलर हो रहे थे, उस टाइम पे ब्राह्मणों ने आश्रमों का विकास किया। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये आज से कम 6000 साल पुरानी तो है, जब से जो महाभारत टाइम से चली आती है। लेकिन क्योंकि झूठ बोलना है तो इस तरह से इसको डाल दिया। लेकिन आगे अगले पार्ट पे चलते हैं। इसमें फिर वो आते हैं कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो एक बार फिर से 6ठी क्लास के बच्चे को वही सुई चुभ हुई जा रही है कि स्त्रियों के साथ शोषण होता था। स्पेशली जो बच्चियां पढ़ती होंगी इनको, उनके मन पे क्या असर पड़ता होगा। फिर आइए इसी क्लास की 6ठी क्लास का ही पेज नंबर 128, लास्ट में 2 लाइनें हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। तो 6ठी क्लास के बच्चे के माइंड में और बच्चियों के माइंड में ये डाल दिया कि यहाँ पर स्त्रियों को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। इस तरह की घटिया परंपरा को तुम बिलोंग करते हो। फिर उसको और पक्का करने के लिए आगे चलते हैं। सामाजिक विषमताएं, कि समाज में जो विषमताएं हैं वो कैसे, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है कि जन्म के आधार पर था, लेकिन संभवतः डाल के इन्होंने बच्चों के माइंड में, अब ये 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा ये एनालाइज नहीं करेगा कि संभवतः शब्द डाला हुआ है इसमें। ओके, अब ये तो हुआ जो एनसीईआरटी बताती है। अब इस देश के जो ग्रंथ हैं वो क्या बताते हैं वो हमें देखना चाहिए। और मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं मनुस्मृति को कोट करूं। उसका रीज़न क्या है कि इसको सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है और ये कहा जाता है कि सबसे घटिया किताब है। बाकियों को तो बाद में कोट करूंगा, इसलिए मैं इसमें से कोट करता हूं। मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 4, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजातया, कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजातीय हैं। द्विजातीय का अर्थ हुआ द्विज, द्विज यानी जिनका दोबारा जन्म हुआ है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शूद्र होता है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, जो गुरुकुल में जाते हैं, अब उनका दूसरा जन्म होता है, तो वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव, अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे या वैश्य बनेंगे। और जो पढ़ने आया ही नहीं है, उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ, तो वो शूद्र रह जाएगा। ये शूद्र की कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब ये तो लेकिन मनुवाद की किताब है, तो इसको कैसे विश्वास कर लें। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, वो है आज से लगभग 2300 साल पुराना। जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं तो एक ग्रीक एम्बेसडर आते हैं, मेगस्थनीज, जो पाटलिपुत्र में आके स्टे करते हैं 12 साल के लिए, जिसे आज हम पटना कहते हैं, तब पाटलिपुत्र कहते थे। वहाँ रहकर वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है इंडिका। इस इंडिका किताब में वो क्या बताता है, वो यहाँ के सिस्टम को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर 7 तरह के लोग हैं। उसमें किसान बताए, हंटर बताए, अलग अलग बताए हैं।
और सबसे ऊपर वो बताता है, वो वर्ड यूज कर रहा है सोफिस्ट, SOPHIST, सोफिस्ट, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। और फिर वो अपनी किताब के पेज नंबर 213 पे बताता है कि बाकी आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, कि जो बिजनेसमैन है वो किसान से शादी नहीं करता, किसान बिजनेसमैन से शादी नहीं करता, एक से दूसरे में नहीं जा सकते, कि जो किसान है वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बिजनेसमैन है वो किसान नहीं बन सकता। लेकिन लास्ट में वो क्या बताता है कि किसी भी क्लास का व्यक्ति यदि वो चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, सोफिस्ट बन सकता है, क्योंकि द लाइफ ऑफ अ सोफिस्ट इज अ टफेस्ट वन, कि जो ब्राह्मण का जीवन है वो सबसे कठिन है, क्योंकि उसको सिर्फ लोग दान देंगे, भिक्षा देंगे, उस पर वो उसको जीवित रहना होता है। तो एक तो यहाँ मनुस्मृति बता रही है कि शूद्र की कंसेप्ट उसने बता दी। देखिए ये जितने का सारा जो एक्सप्लॉइट करने वाला, शोषण करने वाला नैरेटिव है, उसका बेस क्या है? बेस यह है कि आपने किसी को जन्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया कि शूद्र के घर में जन्मा है इसलिए आप इसको शूद्र बोल रहे हो। गलत है, मैं इसको 100% मानता हूँ कि ये गलत है, कि जन्म के आधार पर किसी बच्चे ने किस घर में जन्म ले लिया, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है और उसे कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मनुस्मृति ने क्लियर कर दिया कि पढ़ने लिखने का क्राइटेरिया है कि कौन शूद्र होगा और कौन शूद्र नहीं होगा। तो यहाँ पर बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरा, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मेगस्थनीज से मिल गया, वो बता रहा है कि कोई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि विदेशी ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कब्जा किया और वो यहाँ पर काबिज होकर बैठ गए, फिर अपने बच्चों को प्रोपेगेट करने लग गए। चलिए, मेगस्थनीज तो आज से 2300 साल पुराना था। कई लोग बोल देते हैं कि उसके बाद कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। दूसरा जो एविडेंस हमें मिलता है वो है तुजुक जहांगीरी में से। जहांगीर ने एक किताब लिखी थी, आज से 400 साल पुरानी बात है केवल, जहां पर वो हिंदुओं का सिस्टम बता रहा है। अब जहांगीर तो कट्टर मुसलमान था, ना वो संगी था, ना वो आर्य समाजी था, ना वो भक्त था। वो क्या बताता है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे जब एक्सप्लेन कर रहा है तो बताता है कि अगर ब्राह्मण के घर में भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे तब तक ब्राह्मण नहीं माना जाता जब तक कि वो गुरुकुल में जाके शिक्षा लेना शुरू नहीं कर देता। जो आपको ये क्लियर करता है कि यहाँ पर बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। देखिए, किसी ने कहीं पर किया हो, कोई इंडिविजुअल, कोई बीच में एक चोर उचक्का निकल जाए, 10 निकल जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सोसाइटी थी एज अ रूल, वो इसको बर्थ बेस्ड या जन्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी। जो रूल्स है वो वैसे नहीं थे। ये हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए फिर आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। अब फिर से बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके सबसे ऊपर चढ़ के बैठ गए और यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और मनुस्मृति को टूल बनाया। अब मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 8 है मेरे सामने, श्लोक नंबर 337 और 338। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल हिंदी पढ़ रहा हूँ। ये मैं इसमें से ले रहा हूँ जिसे विशुद्ध मनुस्मृति कहा जाता है। जो बुद्धि युक्त होते हुए भी चोरी करे, उस शूद्र को चोरी से 8 गुना दंड मिलना चाहिए। यानी अगर उसने 100 रुपये चुराए हैं तो उस पर 800 रुपये का फाइन लगेगा अगर वो शूद्र है तो। वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना अथवा 128 गुना दंड मिलना चाहिए। विच इज परफेक्टली वैलिड, कि अगर आप ये बोलते हैं कि ब्राह्मण सबसे इंटेलिजेंट है तो सबसे ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। और अगर जो ब्राह्मण है वो चोरी कर रहा है तो उसको तो सबसे कठोर दंड मिलना चाहिए, और यही मनुस्मृति में भी देखने को मिलता है। फिर मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 130, कैसे पहचाना जाएगा ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, क्या वो जन्म से होगा? ये क्लियर करता है। ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र आयु से वृद्ध होता है। तो जन्म के आधार पे कोई इंटेलिजेंस नहीं मानी जा रही, कोई क्वालिटी नहीं मानी जा रही। अगर उसमें वीरता है तो क्षत्रिय मानेंगे, वीरता नहीं है तो क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट।
और कई बार लोग कोट मांगते हैं, तो मैं एक बार फिर से मेगस्थनीज वाला कोट एग्जैक्ट पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 213 पे। इट इज परमिटेड दैट द सोफिस्ट ओनली बी फ्रॉम एनी कास्ट, फॉर द लाइफ ऑफ द सोफिस्ट इज नॉट एन ईजी वन बट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। अब ये पता नहीं किस तरह के अत्याचारी थे ब्राह्मण, विदेशी आए, कब्जा किया और सबसे मुश्किल अपने ऊपर ले ली कि हम ना तो किसी से ज़्यादा पैसे लेंगे, ना अपने ज़मीन पे कब्जा करेंगे, ना हमारे पास वेपन्स होंगे, सिर्फ हम दान पे रहेंगे। अब दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं, जो महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं का शोषण होता है। ये इतनी ज़्यादा हंसी वाली बात होनी चाहिए थी अगर ये हमारे समाज के बारे में ना होती, कि जो वेद लिखे गए हैं, वेद लिखने वालों में ही लगभग 30 से ज़्यादा ऋषिकाएं हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने लिखा है वेदों के श्लोकों को। तो जो वेद लिख सकती हैं, लिखने में तो ब्राह्मणों ने मना नहीं किया, तो पढ़ने में क्यों मना कर देंगे? ये एग्जैक्टली जो वेस्टर्न सोसाइटी में होता था उसे उन्होंने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था तो वहाँ पर चर्च का कंट्रोल होता था यूरोप में, डार्क एजेस कहते थे उसे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही किताब छपेगी और वो होगी बाइबल, और बाइबल को महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। ये वहाँ की इंजंक्शन थी। एक बहुत लंबे पीरियड तक बाइबल महिलाओं के लिए बैन थी। अब क्योंकि वो सोसाइटी से उठ के आए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ भी सेम चीज़ डालनी थी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पर महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने दिए जाते थे। और उन्होंने ज़्यादा चांसेस ये कि उन्होंने ही मनुस्मृति में अपने आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख के ये चीज़ें बीच में डाल दी होंगी। अब मनुस्मृति महिलाओं के बारे में क्या कहती है? यत्र, ये श्लोक नंबर 56 है, और अगर हम इसके क्रिटिकल एडिशन देखेंगे तो श्लोक नंबर 36 है ये। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। इसका मीनिंग आगे बताते हैं, जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है। ये मनुस्मृति कह रही है, जो सबसे घटिया किताब बताई जाती है। और वैसे भी आप कल्पना करके देखिए कि जिस समाज में देवियों की पूजा की जाती है, वो इंस्टीट्यूशनली कभी भी महिलाओं का शोषण नहीं करेगा। इंडिविजुअली कर सकता है, लेकिन समाज के रूप में नहीं करेगा। और यहाँ जो सबसे नीच किताब बताई जाती है महिलाओं के दमन वाली, वो ये बता रही है कि जहाँ महिलाओं की पूजा यानी उनका सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। फिर श्लोक नंबर 26, हे पुरुषों, संतान उत्पत्ति के लिए महाभाग्योदय करने हारी, पूजा के योग्य गृह आश्रम को प्रकाशित करती, संतानोत्पत्ति करने कराने हारी घरों में स्त्रियां हैं, वे श्री अर्थात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है। तो स्त्री को लक्ष्मी से या श्री, महिलाओं की तुलना श्री से या लक्ष्मी से की जाती है। इस मनुस्मृति के बारे में और हमारे इस समाज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाओं का शोषण होता था। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय ले लिया, और आपके साथ ये सब शेयर करने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप सब यंगस्टर्स हैं, आपको पता हो कि किस तरह से समाज तोड़ा जाता है। और मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग इन्हीं किताबों को पढ़ के निकले हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके साथ क्या फ्रॉड किया गया है। तो आज मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसके आंसर्स अब दे सकता हूँ।
ये मैं फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। संजीव घारू जी हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं पूछा अभी उन्होंने, केवल नमस्कार कर रहे हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है मेरे पास? ठीक है जी, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस नहीं है अभी, तो मैं इसको आज यहीं पे बंद करता हूं। हाँ जी, पूछिए। भुलेश हैज गॉट अ क्वेश्चन। आप टाइप कर देंगे तो मैं देख सकता हूं, मुझे सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। मायोवाद को स्पष्ट कर दें, संजीव घारू जी पूछ रहे हैं। संजीव जी, आप शायद मुझे लगता है थोड़ा लेट जुड़े हैं। मायोवाद क्या है कि आज से लगभग 100 साल पहले एक अमेरिका से एक क्रिश्चियन मिशनरी आई थी जिनका नाम था कैथरीन मायो। उन्होंने एक किताब लिखी थी मदर इंडिया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में सारी चीज़ों की बुराई की थी कि ये ऐसा देश है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं है, भूखमंगे लोग हैं, भिखमंगे हैं, ना तो यहाँ पे संपन्नता है और लोग बहुत ही नीच किस्म के हैं। यानी हर एक बुराई थी यहाँ पर। तो ऐसे लोग हमारे देश में बहुत हैं जिनका कहना है कि ये देश इसमें सारी की सारी बुराइयाँ हैं, उनको केवल गटर दिखाई देता है, पूरा जो घर है इतना सुंदर वो नहीं दिखाई देगा, उन्हें अच्छी चीज़ पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई देती। तो ये लोग, इन लोगों को मैं मायोवादी कहता हूँ कि कैथरीन माओ की संतान है, जैसे मिशनरी हैं, वो हमेशा सिर्फ यही बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ गंदा है, आपको अगर बचना है तो हमारे पास आओ जी। रोहित यादव जी का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस फाइट। रोहित जी, ये जो फाइट है, देखिए 2 तरीके से फाइट लड़ी जाती है। एक तो है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें आप और मैं इंडिविजुअली कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि किताब लिखना छापना सरकार का काम है। हाँ, हम इसमें ये कर सकते हैं कि सरकार पे प्रेशर बनाया जा सके कि सरकार हमारी बात माने, कि झूठ ना बढ़ाए। इसमें हमें जो काम करना चाहिए वो जर्मनी में किया गया है। जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिनका कहना था कि यहाँ पर यहूदियों के साथ जो किया गया उसे हिस्ट्री बुक्स में ना डाला जाए, लोगों को बताया ही ना जाए कि ऐसा अत्याचार यहाँ किया गया था, यानी नकार दो कि ऐसा कुछ हुआ है, विच इज़ वेरी बैड। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, सच बताना चाहिए। तो वहाँ की संसद ने ये कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति जो ये डिनाई करता है कि यहूदियों के साथ इस तरह का यहाँ पे हुआ था, होलोकॉस्ट हुआ था, उसे सज़ा दी जा सकती है। वहाँ पर कानून है ये। तो मुझे लगता है हमारे देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर हिस्ट्री झूठी पढ़ाता है, झूठी बोलता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि आज इतिहास के नाम पर ही हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। ये जो शोषण, शोषक की जो सारी पॉलिटिक्स है। अब देखिए, मैंने अंबेडकर जी के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह से आयरन इन्वेजन थ्योरी की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने वो जो रामास्वामी नाइकर जैसे घटिया लोगों को लाना होता है, तो संस्था कैसे बनाते हैं, अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल, कि अंबेडकर का नाम जोड़ेंगे तो सम्मान तो मिल जाएगा, लेकिन जो प्रमोशन की जाएगी वो पेरियार जैसे घटिया लोगों की जाएगी। तो अगर कानून बने होंगे इसके लिए तो ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि हमारा प्रेशर होना चाहिए सरकार पे कि वो झूठ ना चलने दे। दूसरा कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, सिर्फ यह कि मैंने किताब लिख दी और थोड़ा सा रिसर्च कर लिया। हम सबको हमेशा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है। हमारे ग्रंथों में एक देव असुर संग्राम आता है, वो राम के समय में भी रावण होते थे। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहनी है। अगर हम अवेयर होकर लड़ेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, तो हम इससे बच सकते हैं, अदरवाइज हम इससे बच नहीं सकते हैं। तो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों तरीके से इस पे काम करने की ज़रूरत है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरीष चंद्र श्रीवास्तव जी। सर, व्हाई डज द गवर्नमेंट स्प्रेड दिस प्रोपेगेंडा एंड फंड इट? ओके, हाँ देखिए, गवर्नमेंट पे टिप्पणी करना थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल का क्वेश्चन है तो मुझे इस पे आना पड़ेगा। आपको ये समझना है कि सरकार जब चलती है तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है।
हमारे देश में एक भ्रम फैला हुआ है कि यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ही मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाता है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मान लीजिए मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैं पूरा जैसे टिपिकल नीच पॉलिटिशियन होते हैं वैसा हूँ, तो मुझे अगर वोट बैंक इकट्ठा करना है तो मैं सबसे पहले हिंदुओं को पटाने की कोशिश करूँगा, जो सबसे बड़ा चंक है। बड़े को क्यों नहीं पटाया जा रहा? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है जो अपीजमेंट की जा रही है, ये समाज तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है और इसका टेम्पलेट आज़ादी से पहले ही बन गया था। हमारे देश में 3 आइडियोलॉजीज़ समाज तोड़ने का काम कर रही हैं। जो आइडियोलॉजीज़ हैं, माओवाद है जो चाइना से पोषित होता है, जिहाद है, इस्लामिज़म है जो मिडल ईस्ट से पोषित होता है, मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं जो वेस्ट से पोषित होती हैं। 3 तो ये हो गए, प्लस ये जो मायोइज़म है, जो मायोवाद है, वो इन सब का कंबाइंड है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो सरकार ने क्यों किया? आपने पहचाना नहीं था कि सरकार कौन सी है। जब ये किताबें जो आई हैं 2005-2006 में, मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ उसकी। 2004 की गर्मियों में इलेक्शन हुए और 2 महीने के अंदर अंदर नई कमेटी बिठा दी गई थी किताबें लिखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है किताबों की कितनी ताकत है कि बच्चों का ब्रेन वॉश करके आप पूरी एक जनरेशन खड़ी कर देंगे जो देश को तोड़ेगी। और हमने सरकार ऐसी चुनी थी जो देश तोड़ने का काम करना चाहती थी। हम लोग चलिए उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि उस समय जो HRD मिनिस्टर थे वो कौन था? अर्जुन सिंह। आज तो मर चुका है, लेकिन ये वो अर्जुन सिंह है जिसने, जब भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें हमारे देश के हज़ारों लोग मरे थे, उसने उस टाइम जो प्राइम एक्यूज था एंडरसन, उसको स्टेट के जहाज में बिठा के मध्य प्रदेश से दिल्ली भेजा था और उस समय की सरकारों ने उसको हमारा देश छोड़ के जाने दिया था। ऐसा पॉलिटिशियन जिसने हज़ारों लोग मर गए लेकिन उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, भीख मिली कंपनसेशन के नाम पे, वो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो आपको समझना है कि हमने कैसे वोट दे के उसको बनाया होगा। और फिर हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो उसे HRD मिनिस्टर बनाता है, और एक ऐसी लेडी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी जो हमारे देश की सिटीज़न भी ठीक से नहीं थी, जो इस देश को जानती नहीं है, और जो एक कट्टर की मिशनरी है, वो यहाँ पर सत्यानाश कर रही है हमारे समाज का। हम जब तक सच नहीं पहचानेंगे कि जो दुश्मन है वो कौन है, तब तक हम उनसे जीत नहीं सकते। वैभव वत्स जी, सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपको कि भाई क्यों सरकारें फंड करती हैं। क्योंकि सरकार भी, हमारे पॉलिटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश तोड़ना चाहते हैं। सर, क्रिश्चियन मिशनरीज हैव बिल्ट अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी टू fund their activities in India by way of schools, NGOs. What can be done to counter this move? बड़ा मुश्किल आंसर है जी इसका। पहला पार्ट तो आपके पास पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास पावर है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपने पहला स्टेप लिया जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो राम मंदिर की बात करता है हम वोट उसे देंगे, तो आपने वो पहला स्टेप किया। क्रिश्चियन मिशनरीज का पूरा नेटवर्क है और ये ग्लोबल एम्पायर है। जिहाद और क्रिश्चियन मिशनरीज ग्लोबल एम्पायर्स हैं, लोकल एम्पायर्स नहीं है। उनसे अगर हमें लड़ना है तो पहला हमारा पॉलिटिकल पावर हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास यानी हमारे देश के जो विचारधाराएं हैं उनके पास होनी चाहिए। हम जितने आपस में बंटे रहेंगे तब तक हम ये रिसोर्सेज नहीं ले सकते। ये पता कैसे है कि अगर मैं एक बेकरी खोलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं मैकडोनल्ड से, या मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बनाता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं कोक से कम्पीट कर सकता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्लोबल जायंट्स हैं। अगर मुझे इनसे लड़ना है तो मुझे सबसे पहला काम पॉलिटिकल पावर चाहिए, और फिर उन पॉलिटिशियंस के ऊपर ही आपका प्रेशर होना चाहिए कि वो आपके अकॉर्डिंग चले, तब हम इनसे जीत सकते हैं, अदरवाइज हारेंगे।
जी बीच में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे जो छूट गया शायद। जी है कोई क्वेश्चन और किसी का? Have built a service। मुझे लगता है एक क्वेश्चन कोई बीच में मिस हो गया था। अच्छा हाँ, ये है भूपेश यादव जी का क्वेश्चन है। सर माय क्वेश्चन वाज कि जो एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है रिमोट एरियाज में उसका रीज़न क्या है। वेरी गुड। देखिए अभी तक हमने बात की कि थ्योरेटिकली हमारे समाज में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं इसको बिल्कुल ब्रीफ में अगर आंसर दूं तो पिछले 1000 साल में हमारे समाज पे इतने अत्याचार हुए हैं कि हम अपनी सच्चाई भूल चुके हैं। हम ये भूल गए कि हम क्या थे, कहाँ से शुरू हुए थे, और हमने अपने ना ग्रंथ पढ़े हैं। हम सिर्फ एक भेड़ चाल को आज पकड़ के चले हुए हैं। तो जब तक कि हम वापस अपनी सच्चाई को नहीं समझ लेंगे तब तक हम ये जो लोकल लेवल पे कोई भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका हमारे पास कोई हल नहीं निकलेगा। वो एक देखिए इंडिविजुअल हमेशा ही रहेंगे, उसका कोई आपके पास फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके और नीरज पंत जी ने लिखा है राखी गढ़ी के शोध ने वामपंथियों और अंग्रेज़ों की आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नकार दिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जो राखी गढ़ी जो सबसे बड़ा हमें मिला है आर्कियोलॉजिकल साइट, उसने ये जितना आर्यन इन्वेजन थ्योरी का नैरेटिव है वो सारे का सारा तोड़ दिया है। ओके सर वेल लाइक ओह सॉरी ये स्क्रॉल डाउन नीचे हो गया। मैं एक बार एक क्वेश्चन और आया था उसे देख लेता हूँ। शिरीष चंद्र श्रीवास्तव सर व्हेन लाइक्स ऑफ लाजपत राय रोट 600-page book and also Gandhiji rebutted it and these people were influential in society, then why was this narrative not countered and why no one said anything? Okay, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है जी कि अगर ऐसा हो रहा था, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नाम थे, गांधी जैसे नाम थे, तो ये नैरेटिव मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आया। देखिए बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम तो मैं नहीं लेता यहाँ पर। उसमें जो विलेन होता है वो एक जगह पे बात करता है कि जब भी कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति में एक तो होता है अत्याचारी, समाज में एक होता है अत्याचारी, एक होता है उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला क्रांतिकारी, और तीसरा होता है इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठाने वाला व्यापारी। तो एक तरफ तो अंग्रेज़ थे जो अत्याचारी थे, दूसरी ओर क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, और फिर इनमें इन दोनों का फ़ायदा उठाने वाला व्यापारी भी था जिसने सारी मलाई इंडिपेंडेंस के बाद जिसने खाई है और जिसका परिवार आज तक खा रहा है उस मलाई को। तो हुआ ऐसा कि अगर तुमने लड़ भिड़ के अंग्रेज़ों को भगा दिया होता फिर तो कहानी कुछ और होती। लेकिन आपको याद ये रखना है कि 15 अगस्त 1947 को जिसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं वो कोई लड़ाई से नहीं मिली। 14 अगस्त 1947 को कोई लड़ाई नहीं हुई थी जिसके परिणाम से वो भाग के चले गए थे। वो बड़े सोच समझ के यहाँ पर अपने पिट्ठुओं को सीट पे बिठा के गए थे कि जो सिस्टम वो चला रहे हैं काफ़ी समय तक वो वैसे का वैसा ही चलता रहे। और हुआ भी वैसा ही कि गोरे अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उसके बाद जो काले अंग्रेज़ थे वो सीट पे बैठे रहे। अगर भगत सिंह या अरबिंदो घोष जैसे लोग उस समय गद्दी पर बैठते तो शायद सिचुएशन और होती।
और मेरा ये बहुत क्लैरिटी से मानना है कि नेहरू और उसके आगे चेलों ने इस तरह का सिस्टम बनाया। एक्चुअली वो पहले से ही बन चुका था, उसी को प्रोपेगेट किया गया, इसलिए नैरेटिव ऐसे चला है। ओके, वैभव वत्स का क्वेश्चन है, हाउ डू यू सी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गांधी एंड डॉक्टर अंबेडकर? देखिए, फिर से ना तो कोई एक बहुत ज़्यादा ऊंचा हमें ले जाना चाहिए, ना बहुत नीचा ले जाना चाहिए। दोनों अपने अपने ढंग से लड़ रहे थे, अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे। अगर इंडिविजुअली आप देखें तो मेरा झुकाव भीमराव रामजी अंबेडकर की ओर थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो आपस में जो कन्फ्लिक्ट होती है वो पर्सनैलिटीज़ में शायद हमेशा ही होती है, उसमें मेरा कमेंट करना शायद कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक मिश्रा, हाउ डू वी इम्प्रूव अवर चिल्ड्रंस थिंकिंग हु आर गेटिंग कॉन्वेंट एजुकेशन, सम सजेशंस फ्रॉम यू? जी, ये मेरा फेवरेट विषय है जी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही डील करता हूँ। आपने अगर अपने बच्चों को बचाना है तो सबसे पहला उन पर अंग्रेज़ी थोपना बंद कर दीजिए, उन्हें फोर्स मत कीजिए अंग्रेज़ी पे। अंग्रेज़ी सीखना ज़रूर चाहिए, एज अ लैंग्वेज इसे सीखना चाहिए, लेकिन उसमें आपको शेक्सपियर बनाना ऐसी प्रोफिशिएंसी आपको नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि आज पूरी का पूरा समाज हिंदू बच्चों के लिए हॉस्टाइल है। मीडिया उनके अगेंस्ट है, फिल्में उनके अगेंस्ट हैं, एजुकेशन सिस्टम उनके अगेंस्ट है, पॉलिटिशियन उनके अगेंस्ट हैं। तो आप अपने घर में ही उसकी ढाल बना सकते हैं, अगर तो आप अपना विवेक यूज़ करते हैं, उनको क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो इस एजुकेशन सिस्टम ने ख़त्म की है, वो है तर्क की सोच, जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है, कि अपने आप ये समझने की कोशिश करना कि जो मुझे सामने बताया जा रहा है क्या वो सच भी है, और उसको एनालाइज करके देखना। ये आपको अपने बच्चे, आपके बच्चे पे डिपेंड करेगा। आपको अलग अलग इसके लिए टेक्निक्स होती हैं, कोई वन साइज फिट ऑल इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ। नीरज पंत जी कह रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ में आर्यन इन्वेजन थ्योरी बता दीजिए। ओके, आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैंने ट्राई तो किया था ब्रीफ में बताने का, एक बार मैं थोड़ा सा और उसको बता देता हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यन बाहर से आए थे। अब इसमें जो सबसे कमाल की चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ब्रीफ में ही करना है। आज मेरे कुछ और मित्र हैं जो हिस्ट्री को चाहते हैं कि बिल्कुल सच्ची बताई जाए, तो हमारी ओर से एक बिल्कुल ओपन चैलेंज है, एक घोषणा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच प्रूव कर देता है तो 2 करोड़ रुपए का इनाम है हमारी ओर से उसके लिए। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस शायद कोई नहीं दे सकता। आर्यन इन्वेजन थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि थ्योरी है जिसके लिए इनके पास एविडेंस कोई नहीं है, ना कोई साइंटिफिक एविडेंस, ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अभी जैसे राखी गढ़ी की बात की, अब आपको एक और इसका रीज़न बताता हूँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी मिशनरीज के लिए क्यों ज़रूरी है। बाइबल एक ऐसी किताब है, मिशनरीज का मानना है कि एक गॉड द्वारा लिखी गई किताब है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अगर हम इसको एनालाइज करके चलें तो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का उसमें कोई नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग जो सारी दुनिया शुरू है वो 6000 साल पहले शुरू हुई है, लेकिन अभी जो राखी गढ़ी का जो हरियाणा में ही साइट मिला है, आर्कियोलॉजिकल साइट है वो सरस्वती सभ्यता का, वही 6000 साल पुराना है। तो ये बाइबल को अपने आप ही झूठा कर देता है। अब अगर बाइबल झूठी हो जाती है तो मिशनरियों की दुकान बंद हो जाती है। इसलिए झूठ बोल के, धोखा देकर मिशनरियों के लिए अपनी दुकान चलाना ज़रूरी है। तो वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खड़ा करके रखना चाहते हैं। और अगर कोई भी ऑनेस्ट सरकार एक सच्ची किताब लिख देगी हिस्ट्री की, तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, और अगले 15 साल में आर्यन इन्वेजन थ्योरी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। दूसरी चीज़, अभी जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी किताबों में, उसके अकॉर्डिंग जो आर्यन बाहर से आए जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, ब्राह्मण कह लीजिए या आर्यन कह लीजिए,
वो आए आज से लगभग 3500 साल पहले, यानी 1500 BC में। अब यहाँ आने के बाद उन्होंने वेद लिखे, क्योंकि संस्कृत उनकी भाषा थी, और उन्होंने यहाँ के लोगों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो वेद हैं उनमें सरस्वती नदी का बहुत बार उल्लेख आता है, और ये बताया जाता है कि अमृत तमे नदी तमे की सबसे बड़ी नदी है, जिसे हम माँ की तरह पूजते हैं। अब अगर ये आर्यन जो आए थे, कहीं बाहर से आए थे आज से 3500 साल पहले, तो उनके इस 3500 साल आने से लगभग 2000 साल पहले जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी थी। तो अगर इस झूठ को आपने सस्टेन करना है, आर्यन इन्वेजन को, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं पर आर्यंस रहते थे जहाँ पे संस्कृत का नामो निशान नहीं है, जहाँ पे कोई सभ्यता नहीं है। वो वहाँ से चलते हुए यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक सभ्यता है जिसके पास कोई भाषा नहीं है, तो उनके पास भाषा है लेकिन सभ्यता नहीं है, वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे सभ्यता है जिसके पास भाषा नहीं है, वो यहाँ पे सभ्यता का नाश करते हैं और फिर अपनी नई भाषा बनाते हैं, और उस भाषा में ग्रंथ लिखते हैं। उन ग्रंथों में ऐसी नदी का उल्लेख है जो 2000 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? इनमें एक भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। ये है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अगर ब्रीफ में बताना है, क्योंकि वैसे तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे भी हम 2 घंटे का लेक्चर रख सकते हैं। ओके जी, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन आया है आलोक मिश्रा जी। आलोक जी का क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट सम बुक्स विच टेल ट्रुथ अबाउट हिस्ट्री फॉर चिल्ड्रन। अभी बच्चों के लिए ऐसी कोई किताब नहीं है जो सच बताती है। हम कुछ लिखने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी किताब, आई एम सॉरी, कोई ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है, या कम से कम मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओके जी, वैभव वत्स जी, सर पीपल लाइक फैजान मुस्तफ़ा हैव बीन मेड हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड राइट डेली प्रोपेगेंडा एडिटोरियल बेस्ड ऑन लाइज इन द हिंदू एटसेट्रा, रन्स योर चैनल एज वेल, व्हाट नीड्स टू बी डन? ओके वैभव जी, देखिए, प्रोपेगेंडा की खासियत ये होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मीडिया पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, और ये जो आप द हिंदू जैसे अखबारों की बात करते हैं, इनका काम ही देश तोड़ने का है। फैज़ान मुस्तफ़ा जैसे लोग उनके लिए टूल का काम करते हैं। तो आई डोंट नो मैं इसमें क्या जवाब दूं आपको, क्योंकि ये सरकार करेगी। हम एज अ सोसाइटी हम प्रेशर बना सकते हैं, और आपको ये सस्टेन करके रखना पड़ेगा कि हम जर्मनी जैसा लॉ चाहते हैं कि झूठी हिस्ट्री ना पढ़ाई जा सके कभी भी, और ऐसी सरकार लेके आए जो इस पे काम करे, और वो सरकार कभी ना आने दे जिन्होंने इस तरह का झूठ हमारे देश में फैलाया है। ये कम से कम ये चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज बहुत समय हमने लगा लिया, और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राइजिंग इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, नीरज जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे बात करने का, और आपने मुझे सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।